हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10th मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का जो डिटेल कॉन्सेप्ट है ना, फुल कॉन्सेप्ट वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो में जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को बाय एग्जाम्पल, बाय फिगर और सीबीएसई के 5 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँगा इस वीडियो में। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी और इसके बाद जो वीडियो आएगी उस पर जो एक्सरसाइज हमारा 15.1 है उसे मैं डिटेल में पूरा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्टिक वीडियो होगा, इसे प्लीज़ पूरा देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको पता है प्रोबेबिलिटी है। इसके मतलब के बारे में जानेंगे और इसे में हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसे हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इसका मतलब है संभावना। ठीक है, संभावना का मतलब होता है ना किसी चीज़ के होने की आशंका। ठीक है, संभावना। तो प्रोबेबिलिटी को अभी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक, अगर मैं प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन की मैं बात करूं, अगर आपसे पूछे कोई प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बता, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट which numerically measures the degree of certainty। ठीक है, certainty of the occurrence, C है यहाँ पर, occurrence of events। इसका मतलब समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स, मतलब कोई चीज़ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है, उसको जब हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर नए नए वर्ड्स आए हैं जैसे कि इवेंट्स, इन सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इवेंट्स क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे अभी ये डेफिनेशन मैंने लिख दी, अब इस टॉपिक पे अभी हम बाद में आएंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक का तो पूरा चैप्टर ही बन जा रहा है हमारे, और इन टॉपिक्स को समझने से पहले जो कुछ सब टॉपिक हैं इसके, प्रोबेबिलिटी को भी जानने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसको हम और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पे दोबारा से लौट के आएंगे और इसको हम डिटेल में एक्सपेंड कर देंगे, मतलब डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वो वाला नहीं जो लैब में जाके आप कर दो, है ना, एक्सपेरिमेंट कि भाई ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो आप क्या लिखोगे, एन ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या, वो वाला नहीं जो डॉक्टर करते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस, an operation which can produce some well defined concepts, outcomes, is called experiment। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ मैं। जैसे कि सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर है, तो अगर मैं वेल डिफाइंड लिखूँ, लेस देन लेस देन, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ इवन
इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये मैंने एक वर्ड्स में एक्सपेरिमेंट लिखा है, ठीक है। ये वर्ड्स में मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिखा। अगर इसको मैं सेट के फॉर्म में लिखूं तो आप कैसे लिखेंगे? क्लोज ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट लगाओगे, एक इवन नेचुरल नंबर लिखना है। जो आपका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का होना बहुत ज़रूरी है, वेल डिफाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यही होंगे और तो कुछ नहीं होगा ना, वेल डिफाइन है। और एक एक्सपेरिमेंट में लिख सकता हूँ, जैसे कि 7 डेज नेम, 7 डेज नेम। तो इसको अगर प्रॉपर लिखा जाए तो कर्ली ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे करके करके कहाँ तक पहुँच जाओगे आप? सैटरडे तक, नो डाउट सैटरडे तक पहुँच गए। तो ये सब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। अब इन एक्सपेरिमेंट का भी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, वो तो बात की बात होगी। अभी हमने जान लिया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, ओके। एक्सपेरिमेंट के बाद जान लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट सही बन गया ना आपका, तो क्लास 11th में, 12th में, हायर एजुकेशन में प्रोबेबिलिटी से लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी सिर्फ क्लास 10th में ही नहीं है, 11th में है, 12th में है, बीटेक में है, बीएससी में है, एमएससी में है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ोगे वहाँ पर हायर एजुकेशन में, तो आपको ज़रूर मिलेगा। अब एक्सपेरिमेंट तो चलो पढ़ लिया हमने, अब बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। सिर्फ चीज़ों को रटना ही नहीं है, मैथ को जब आप सीखने लग जाओगे ना, समझने लग जाओगे, तो मैथ से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन करना ही सब कुछ नहीं होता मैथ्स में। मैथ्स में जब आप चीज़ों को डीपली जानने लगोगे ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सिर्फ क्वेश्चन को रटना इज़ नॉट द सोल्यूशन। चीज़ों को समझना जब आप शुरू कर देते हो तो उस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा, वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन जाएगा, उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन अगर मैं लिखाऊं तो क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट in which all possible outcome are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called random experiment। ये मैंने पूरी डेफिनेशन आपको लिखवा दी। अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि हमारे पास ना एक चीज़ होगी, वो चीज़ क्या आएगी हमें वो पहले से ही मालूम है, लेकिन क्या एग्जैक्टली आएगी वो हमें नहीं पता होता है। तो उस चीज़ को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इन शॉर्ट, आपके पास एक सिक्का है, यू हैव अ कॉइन। आपके पास एक कॉइन है, किसी भी 5 का, 2 का, 1 का एक कॉइन है। सपोज करो 1 रुपये का एक कॉइन है। तो जो कॉइन होता है ना, उसके 2 फेस होते हैं। इधर एक में होता है हेड और एक फेस पे होता है टेल, ठीक है। एक में हेड होता है, दूसरे में टेल होता है। तो आपको पता है कि जब मैं सिक्का यूं उछालूंगा, स्पिन करूंगा मैं सिक्के को, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये आपको पहले से पता है कि नहीं? लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये आपको नहीं पता है। पता है क्या? आपको पहले से पता है कि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये आपको पहले से पता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये आप नहीं जानते हैं। तो जब इस चीज़ को प्रॉपर ए लिख दिया मैंने, जब हम प्रॉपर लिखते हैं तो जो पॉसिबिलिटी है एच है और टी है, इसको ऐसे लिख दोगे ना, तो ये हमारा हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास डाइस ले लिया, ठीक है, डाइस ले लिया। आपको पता है कि डाइस में जो नंबर्स होते हैं, है ना, लूडो, डाइस को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, लूडो। आई थिंक लूडो सभी ने खेला है ना। लूडो का तो गेम भी चला था इस बार लॉकडाउन में, बहुत फेमस हो गया था। लूडो में 6 फेस होते हैं, क्यूबिकल टाइप का 6 फेस होता है, ठीक है। 6 फेस में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। आप फेंकते हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पहले से पता है कि इस डाइस में 6 फेस हैं और 6 फेस में 1 2 3 4 5 6 हैं। ये आपको पहले से पता है कि लूडो जब हम फेंकेंगे ना, तो या तो वो 1 पे रुकेगा, या 2 पे रुकेगा, 3 पे रुकेगा, 4 पे रुकेगा, 5 पे रुकेगा, या फिर 6 पे रुकेगा। आपको पहले से पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो आप नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या, क्या 1 आएगा या 2 आएगा, ये इसकी जो श्योरिटी है वो नहीं है। आप श्योर नहीं हो कि क्या आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये होता है, और एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है। वहाँ पर फिक्स होता है, यहाँ पर प्रेडिक्शन पहले से पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमें नहीं पता होता है। तो अगर लूडो की बात की जाए तो या तो 1 आ सकता है, या 2 3 4 5 6। क्लियर। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, इन्हीं में से कोई एक आएगा। और इस एक्सपेरिमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप मैंने आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ओके, जब बात चली रही है इन कॉन्सेप्ट की, तो देखो और एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको बताऊँ, प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा या तो कॉइन का, या फिर कार्ड्स का, या फिर नंबर्स का, ठीक है, या फिर कॉइन का हो गया, कार्ड्स का सबसे ज़्यादा बात पूछा जाता है, या फिर नंबर्स का, ठीक है। इन तीनों में से कोई सी एक पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और सबसे फेमस होता है कार्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। मोस्टली क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ना, वो पूछे जाएंगे कार्ड्स के। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है उनका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सब चीज़ों को डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉइन की, ठीक है। अभी मैंने एक कॉइन के बारे में बात की थी। अगर ये मेरे पास कोई भी किसी भी का कॉइन है तो इसके 2 फेस होंगे, एक हेड होगा, एक टेल होगा। गॉट इट। अगर एक कॉइन को इफ़ वी स्पिन 1 कॉइन, तो जो एक्सपेरिमेंट होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, अब आपने सिर्फ एक कॉइन का पता है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ एक कॉइन का ही नहीं आता है। आपके पास 2 कॉइन दे दिया गया है, ये उछालो, 2 एक साथ उछालो, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर 2 नहीं, आप 2 उछाल रहे हो, आपका दोस्त भी 2 एक उछाल रहा है, तो 3 कॉइन जब उछालोगे तब क्या होगा सैंपल, तब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ। 2 कॉइन, इफ़ वी स्पिन 2 कॉइन कंटिन्यूसली या साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर मैं 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली उछालता हूँ, ये कॉइन है, ये कॉइन है, कॉइन सेम हो डिफरेंट हो, इट डजेंट मैटर कि ये 1 रुपीज़ का, ये 5 रुपीज़ का, इट डजेंट मैटर। मैटर इज़ कि आप 2 कॉइन एक साथ उछाल रहे हैं। तो इसमें भी प्रेडिक्टेबिलिटी है कि हेड या फिर टेल आएगा, या तो हेड पे रुकेगा या फिर टेल पे, और इसकी भी हेड पे आएगा या फिर टेल आएगा। जब 2 कॉइन आप उछालोगे ना, तो सैम्पल स्पेस कैसे बन सकते हैं। आपको बस क्या करना है, एक्चुअली ये जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ ये क्लास 11 से शुरू होता है। सेट्स का प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, और प्रॉपर्टी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको मैं यही समझा दे रहा हूँ। क्या होता है यहाँ पर, या तो पहले वाले में हेड आएगा या टेल आएगा, क्रॉस, या दूसरे वाले में हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब जब दोनों साथ में उछालोगे ना, आप यूँ दोनों साथ में उछालोगे, या तो ये हेड आएगा या ये भी हेड आएगा, या ये हेड आएगा या फिर ये टेल आएगा, या फिर ये टेल आएगा
ये भी ट्रेल आएगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी होती है, 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास पॉसिबिलिटी 2 है, इसके पास पॉसिबिलिटी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। और वो 4 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो, इसको फिक्स करो पहले पोजीशन पे, h कॉमा h, फिर h कॉमा t। ठीक है, h का हो गया, अब t ले लो, t को पहले पोजीशन फिक्स करो, t कॉमा h या फिर t कॉमा t। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। इसका मतलब क्या है, पहले वाले में भी हेड आएगा, दूसरे वाले में भी हेड आएगा, पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में ट्रेल आएगा, पहले वाले में ट्रेल आएगा या फिर दूसरे वाले में हेड आएगा, या फिर दोनों में ट्रेल आएंगे। यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे बन सकते हैं, देखो क्या लिखा आएगा कि एटलीस्ट 2 हेड, ऐसे बोल देगा कि एटलीस्ट 2 हेड हो। अगर एटलीस्ट 2 बोला है मतलब कम से कम 2 हेड तो हो ही हो, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड की अगर बात करेगा तो सिर्फ एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तो यही आएगा बस। अगर बोलेगा एटलीस्ट 1 ट्रेल, ठीक है, तो 1 ट्रेल ये है, 1 ट्रेल है, कम से कम 1 ट्रेल हो, 1 से ज़्यादा भी ले सकते हो, तो ये 1 ट्रेल है, ये 1 ट्रेल है, ये तो 2 ट्रेल है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, h कॉमा टी, t कॉमा h और t कॉमा टी। तो इसके पास 1 है और इसके पास 3 है। एटलीस्ट, ठीक है, इसका मतलब समझ में आया ना, कम से कम, एट मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस टाइप की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो 2 कॉइन को जब आपने स्पिन किया था तो हमें ये मिला था। ठीक है, अगर क्वेश्चन 3 कॉइन का भी बन सकता है, क्वेश्चन 3 कॉइन का भी बन सकता है कि 3 कॉइन को अगर स्पिन करोगे साथ ही साथ, ये आपके पास 3 कॉइन है, आप लोग 3 दोस्त हो, ये रमेश है, ये सुरेश है, ये विकास है। आप 3 दोस्त हो, तीनों एक साथ कॉइन को उछालते हो, तो ये तो हेड पे रुकेगा या फिर ट्रेल पे रुकेगा, ये भी हेड पे रुकेगा या फिर ट्रेल पे रुकेगा, ये हेड पे रुकेगा या फिर ये ट्रेल पे रुकेगा। यही पॉसिबिलिटीज़ है, और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो देखो रूल क्या है, अगर टोटल सैंपल स्पेस निकालना है ना तो वही h कॉमा टी, जब साइमल्टेनियसली चलती है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हैं, h कॉमा टी, h कॉमा टी। ठीक है, अभी आपने ये जस्ट फाइंड किया था कि नहीं किया था, ये देखो ये फाइंड किया था हमने। सो इसको मैं उठा के डायरेक्ट यहाँ रख दे रहा हूँ, इसको ऐसे रखा, इसको जस्ट अभी हमने फाइंड किया था। क्लियर, ये फाइंड किया था। अब क्या कहना कि h को फिक्स करो, बाकी ये ऐड कर दो, ये पोजीशन फिक्स हो गई, अब ये आ जाएगा आगे। ठीक है, ये पोजीशन तो फिक्स है पहले से, अब ये आ जाएगा, अब ये आ जाएगा, अब ये आ जाएगा। ठीक है, h को फिक्स करके बाकी सब लिख दिया। अब t लेंगे, t को फिक्स करो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, आया है, ऊपर 4 नीचे 4। तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो ये है, 8 आ सकते थे। ठीक है, तो अगर एक्सपेरिमेंट अगर हमारे पास सटीक आ जाता है तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है। अभी हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे मैं कि पहले बोल चुका हूँ, तो वो तो अभी आने वाला है। जब तक बेसिक्स नहीं पता होगा क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये पता चल गया। कॉइन के बारे में जितनी भी बातें थी वो हमने जान ली है। ठीक है, कॉइन के बारे में जान लिया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, नंबर्स की ओर। लोग नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं,
नेवर डू दैट। ठीक है, नंबर्स में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन पूछ देता है प्राइम नंबर पे, कि प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, ऑड नंबर या फिर इवन नंबर। आई गेस आपको पता ही होगा जो जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद के टेबल में ही होते हैं। ठीक है, ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं जो कि आई थिंक आपको पहले से ही पता है। प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो प्राइम नंबर के एग्जांपल्स में अगर दूँ तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, 23। दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ये हमेशा याद रखना, नोट। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर, हमेशा याद रखना। जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। गॉट इट? ओके, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद के टेबल में होते हैं, किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते। या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर मैं दूसरा मैं डिफाइन करूँ इसको, तो कंपोजिट नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। क्लियर? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहले से ही हमें पता है, तो एक बार मैंने रिकॉल करवा दिया। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। इन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन पे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, डाइस वाले प्रॉब्लम में। चलो डाइस की बात हो रही है ना, तो डाइस में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। डाइस में अभी आपको मैंने फिगर बना के बताया था कि 6 फेस होते हैं। एक क्यूब होता है जिसके 6 फेस होते हैं और 6 फेस में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है सैम्पल स्पेस, उसमें 1 से लेके कितने नंबर होते हैं, 6। इनमें से कोई से भी आ सकता है ऐसे फेंकने पर, है ना। ठीक है, तो डाइस वाले प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है, डाइस वाले प्रॉब्लम में देखो इवन नंबर कौन से हैं इनमें, तो इवन नंबर कौन से, 2 4 6, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3 1 2 3। ऑड नंबर कौन से इसमें, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 है, 3 है और 5 है। अगर इसमें प्राइम नंबर पूछे, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है। अगर इसमें हमसे कॉम्पोजिट नंबर पूछे, तो कॉम्पोजिट क्या होता है, जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 4 और 6। तो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अगर आपसे पूछे इसमें और क्या पूछ सकते हैं, लेस देन 5, लेस देन 4, वो तो बात की बात है। ठीक है, लेस देन 4 बोलेगा तो नंबर्स कितने होंगे, लेस देन 4 का मतलब, अगर बोल दें लेस देन 4 तो कौन कौन से होंगे, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, अगर बोलेगा मोर देन 4, तो मोर देन 4 में कौन से, 4 से ज़्यादा, यानी कि 5 और 6। तो इस टाइप से चीज़ें पूछ सकता है आपसे। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, इन सब के बारे में प्रिपेयर होकर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डाइस के बारे में पता चल गया आपको, नंबर्स के बारे में पता चल गया आपको। अब आ रहा है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने दी मोस्ट लगा दिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या, कार्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक।
इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गाइस इस टॉपिक को ढंग से देखना, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आई थिंक हर आपके जो मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं ना, आपकी मम्मी हो, पापा हो, अंकल हो, आंटी हो, कज़न, बड़े जो भी हो, कार्ड्स ज़रूर खेलते हैं। ठीक है, कार्ड्स ज़रूर खेलते हैं। देखो कोई भी खेल सही होता है जब तक उस पर क्या बोलते हैं बैटिंग नहीं की जाती है ना, तब तक वो हर एक खेल सही है। लेकिन जिस भी खेल में बैटिंग शुरू हो जाती है वो खेल फिर सही नहीं माना जाता है। तो खेल तो हर एक एंटरटेन पर्पज से बनाया जाता है, लेकिन उनको में जब बैटिंग वगैरह शुरू कर देते हैं तो वो हम जानबूझ के उस खेल को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो जो कार्ड होता है ना, कार्ड्स में कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं टोटल, 52 पत्ते होते हैं टोटल। और कार्ड्स की दो कैटेगरी होती हैं। कितनी कैटेगरी होती है? दो। एक होती है रेड कैटेगरी, एक होती है ब्लैक कैटेगरी। ऑब्वियसली मैंने दो कैटेगरी बोला है, और इसमें एक जोकर भी होता है। जोकर का कोई काम नहीं, जोकर कार्ड्स के काउंट पे नहीं आता है। आप जब मार्केट में जाओगे ना तो आपके कार्ड्स पे 53 कार्ड्स होंगे, पर 53 पत्ते होंगे, 53। उनमें से एक जोकर वो सिर्फ शो पीस होता है, उसका कोई काम नहीं है, उसे तो पहले ही फेंक के बाहर फेंक दो। मतलब 52 पत्ते हमारे पास होते हैं, उनमें दो कैटेगरी होती है। ठीक है, एक कैटेगरी रेड की होती है, जिससे रेड बोले तो लाल है ना, ब्लैक बोले तो काला। ठीक है, रेड में कितने पत्ते होंगे? 26 पत्ते। ब्लैक में कितने पत्ते होंगे? 26। ठीक है, और जो पत्ते होते हैं ना, मैं बताऊं हमारे पास कौन कौन से होंगे? स्पेड्स होगा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? स्पेड्स। और क्लब्स। ठीक है, ये जो दो कैटेगरी के नाम हैं, ये 26 पत्ते होते हैं, तो 26 पत्ते में भी और दो कैटेगरी आ जाता है। अभी मैं और एक्सप्लेन करूँगा। और जो लाल होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है? हार्ट्स। एक कैटेगरी आता है हार्ट्स, और दूसरा कैटेगरी आता है आपका डायमंड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बता रहा हूँ, फिर से देखो, 52 पत्ते होते हैं, दो कैटेगरी होती है रेड और ब्लैक। रेड में 26 पत्ते होते हैं, ब्लैक में 26 पत्ते होते हैं। ठीक है, और 26 कैटेगरी में भी दो काले पत्ते भी दो कैटेगरी के होते हैं, हर एक कैटेगरी में 13-13 होता है। ठीक है, और रेड कैटेगरी में हार्ट्स और डायमंड होता है, ब्लैक कैटेगरी में स्पेड्स और क्लब्स होते हैं। ठीक है, अगर हार्ट्स की बात करूं तो ऐसा शेप होगा, दिल। ठीक है ना, बड़ा दिल बनाते होगे आप लोग कॉपी में, किताब में, वही दिल है। ये रेड कलर में होता है, रेड है तो रेड कलर में ही होगा। और क्या होता है? डायमंड। इस शेप में होगा डायमंड, रेड कलर का। ठीक है, और स्पेड्स इस कलर का होता है। एक पान बनाओ, ये आपका होता है स्पेड्स, इस शेप में होता है, ब्लैक कलर का। और फिर होता है पत्ता, चीड़ का पत्ता, ये आपका होता है क्लब्स। ठीक है, तो हार्ट्स में 13 कैटेगरी, 13 पत्ते होते हैं, डायमंड के 13 पत्ते होते हैं, स्पेड्स के 13 पत्ते होते हैं, और क्लब्स के भी 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, ओके, 13 पत्ते तो होते हैं। अब एक मैंने ना वीडियो बनाई थी प्रोबेबिलिटी के, सिर्फ पत्तों के ऊपर, और पत्तों के ऊपर मैंने उस वीडियो में ना डिटेल में समझाया था, और उसके 13 से 14 क्वेश्चन किए थे मैंने। उस वीडियो की भी लिंक में डालूंगा डिस्क्रिप्शन, उसको भी ज़रूर देखना आप गाइस। ठीक है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखो इसमें ना फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड का मतलब क्या? जिसमें चेहरे वाले होते हैं, चेहरे बने होते हैं। तो हर कैटेगरी में ना, जैसे ये हार्ट की मैं बात करूँ तो 3-3 फेस कार्ड होंगे। इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, और इसमें भी 3 होगा।
तीनों के नाम सेम है। फेस कार्ड क्या होता है? किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, जैक ये हुआ। किंग इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। क्वीन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जैक इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है। सो फेस कार्ड अगर मैं बात करूं, कितने होते हैं टोटल? हर एक कैटेगरी में 3 फेस कार्ड हैं। टोटल कैटेगरी कितनी है? 4। इसमें 2, इसमें 2, 3 इंटू 4 यानी कि 12। टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 4। और हर एक कैटेगरी में फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल किंग कितने होते हैं? हर एक कैटेगरी में 1 है, टोटल कैटेगरी 4 है, तो किंग टोटल 4 होते हैं पूरे पत्तों में, 52 में। और क्वीन भी हमारे पास कितने होते हैं? 1 इंटू 4 यानी कि 4। हर एक कैटेगरी में 1, टोटल 4 कैटेगरी यानी कि 4। सिमिलरली जैक भी हर एक कैटेगरी में 1, टोटल 4 कैटेगरी यानी कि 4। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने टोटल जानकारी ले ली किसके बारे में? कार्ड्स के बारे में। ओके, कार्ड्स के बारे में भी हमने टोटल जान लिया। अब और क्या बचा? अभी बहुत कुछ बचा है। देखो, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी, मेन डेफिनेशन पे, है ना, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए हेल्प करेगा। प्रोबेबिलिटी, अब आते हैं बेसिक्स थोड़ा बहुत अभी जान लिया। अब हम आ रहे हैं प्रॉपर डेफिनेशन हो गया था ना, अब आ रहे हैं फॉर्मूलाज पर प्रोबेबिलिटी के। देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है ना, ई फॉर इवेंट, कोई भी एक इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सपोज करो एक इवेंट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक बक्सा रखा हुआ है, कोई एक इवेंट है। इस इवेंट में, इस बक्से में, और आर फॉर रेड कलर की बॉल है, डब्ल्यू मतलब वाइट कलर की बॉल है, और जी मतलब ग्रीन कलर की बॉल है। ठीक है, तो देखो टोटल बॉल अगर मैं देखूं, टोटल बॉल कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, और रेड बॉल कितना है मेरे पास? रेड बॉल है मेरे पास 1। वाइट बॉल मेरे पास कितना है? वाइट बॉल है 1 2। और मेरे पास ग्रीन बॉल कितना है? ग्रीन बॉल भी मेरे पास 1 है। ठीक है, तो टोटल बॉल हमारे पास कितना है? 4। और रेड बॉल हमारे पास 1 है, वाइट बॉल 2 है और ग्रीन बॉल 1 है। अगर सैम्पल स्पेस पे बनाऊं, अगर जो मेरे पास इवेंट है ना वो क्या है? एक रेड है, 2 डब्लू हैं और एक ग्रीन है। ये मेरा है सैम्पल इवेंट। सैम्पल स्पेस बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। तो पी मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जो पीई होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं, ऐसे याद रखना, हमेशा कभी भूलोगे नहीं। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे आप कभी कुछ नहीं भूलोगे। ठीक है, इससे आप कभी कुछ नहीं भूलोगे। तो अगर जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर मेरे को सपोज करो क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, जो ग्रीन बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो अगर आपसे पूछ दें, तो देखना है आपको ग्रीन बॉल कितने हैं। ठीक है, मतलब ग्रीन बॉल कितने हैं, वो मेरा फेवरेबल आउटकम्स हुआ। कितने हैं? 1। अपॉन में क्या आता है? टोटल कितने बॉल हैं? 4।
तो ग्रीन बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं PG, G फॉर ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4। न्यूमेरिकल ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकली जब हमने निकाली वो कितनी है, 1/4 है। 1/4 इसके चांस है आने के, ठीक है। तो ये हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आप रेड बॉल की निकाल सकते हो, PR। रेड बॉल कितना है मेरे पास, 1, और फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 है, टोटल आउटकम्स हमारा 4 है। ऐसे ही आप वाइट बॉल का निकालो, वाइट बॉल कितने हैं, 2, यानी कि फेवरेबल आउटकम 2 हैं, टोटल आउटकम्स 4 हैं। सॉल्व कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो 1/2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पे आते हैं। इवेंट, मैंने अभी बात की थी इवेंट्स की ना, तो इवेंट्स में एक क्वेश्चन और बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, एक होता है श्योर इवेंट। इस पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है MCQs में, ठीक है। और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, 2 तरह के इवेंट मैं बता रहा हूँ, एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर का मतलब क्या है, 100% वही होगा ही होगा। और इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है, हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैं श्योर इवेंट के बात का एग्जांपल देता हूँ। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, है ना। ये श्योर इवेंट्स हैं, क्यों, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, ये होता ही होता है, ये इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ये वेल डिफाइन है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक महीने में 32 दिन होते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्सेप्ट में आपको डिफरेंस पता चल रहा है। ये श्योर इवेंट्स हैं, मतलब ये होता ही होता है और ये होता ही नहीं है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट कुछ भी बोले, ठीक है, कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, हमेशा याद रखना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ठीक है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना, ये जो क्वेश्चन था रेड वाइट और ग्रीन, अगर इसमें से मेरे को क्वेश्चन बोल देता, अगर ऐसे क्वेश्चन बोल देता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, ये बोल देता आपसे कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर बोलना, तो आप क्या करते, आप बोलते अरे देखो यहाँ पर येलो बॉल तो भाई है ही नहीं, इसमें है क्या, इसमें नहीं है, तो आप क्या लिखते हैं, 0। रीज़न क्या होता है, सिंस हियर येलो बॉल इज absent, that means it is impossible event and we know that probability of impossible event is 0, ठीक है। बात बन गई, हो गया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, याद रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में, पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ठीक है, श्योर इवेंट्स और इम्पॉसिबल इवेंट। और एक चीज़ क्या होता है, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, हाँ ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी एंड किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का एडिशन
ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, एक नोट है, लिख लेना। मतलब सपोज करो कोई इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी होने की और वही इवेंट ना होने की डैश से प्रेजेंट किया का जो सम होगा ना वो ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। और सपोज़ करो किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो ये प्लस के अंदर क्या होगा, माइनस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो उस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी पहले निकालो और उसको 1 में से माइनस करो तो ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलती है। ठीक है, ओके, यह है समझ में। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कोई चीज़ छोड़ना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट वाला वीडियो तो हर एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, नोट, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये लिखते रहना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। अगर मैं बोलूँ कि कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी -1/2 लिख दिया तो ये आप देखते ही बोलोगे कि विच इज़ इम्पॉसिबल, कि भाई प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2 है या कुछ भी है, 2 1 से ग्रेटर है, सो विच इज़ इम्पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना वो ऑलवेज या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी या 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ऑलवेज प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 या 1 से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, इसके बीच में ही लाई करेगी। 0 से ना तो छोटी होगी, मतलब नेगेटिव का नहीं हो सकता, ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव का नहीं हो सकता, ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। आया समझ में। और इससे पहले मैंने क्या बताया था कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज 1 और 0 के बीच में लाई करती है। ये बात हमेशा याद रहेगी आपको। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट था डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अभी मैं 5 क्वेश्चन लूँगा CBSE के, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट समझाए उसको थोड़ा आप और एग्जाम्पल्स के थ्रू और कनेक्ट कर पाओ, सीख पाओ। इसकी नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी ना, NCERT का जो एक्सरसाइज होगा 15.1, उसे हम डिटेल में पूरा सॉल्व करेंगे। और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, सो उसको भी ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये बेसिक से क्वेश्चन है, मैंने लिया है सिंपल क्वेश्चन। क्या है एग्जाम्पल 1 में, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, मतलब एक कॉइन को एक ही बार उछाला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने एकदम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन है, उसको यूं स्पिन किया गया है। तो स्पिन करने के बाद इसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, ऐसे फिगर बनाओगे तो बढ़िया होगा, एग्जामिनर को लगेगा, एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट बैठता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे व्हेन, सोल्यूशन में यहाँ से, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो जो सैम्पल स्पेस होगा या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं।
तो टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं? हेड एक, टेल दो, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? हेड के लिए बात करनी है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, अ हेड। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है मेरे पास? जिसके लिए पूछेगा वही हमारे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। एक ही है, फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 1। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है हमसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला लिख लो आप, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। जितनी बार फॉर्मूला आए उतनी बार लिखो, उससे आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1, एंड टोटल आउटकम्स कितना है? 2। आंसर। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की? 1/2। ठीक है, आगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कह रहे हैं अ डाई इज थ्रोन वंस, मतलब एक डाई को एक ही बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोन 3, a 5, an odd number, a prime number, a number greater than 4। मैंने आपको बोला था ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं नंबर से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन CBSE 2019 में पूछा गया है, लेटेस्ट। इतना इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको पता है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। When a dice thrown once, डाई को वंस बार फेंकें, डाई को 2 बार फेंकने के लिए भी प्रॉब्लम भी हैं, वो भी हम करेंगे। और CBSE के कुछ प्रॉब्लम है ना, लास्ट 10 ईयर की प्रोबेबिलिटी रिलेटेड, उनकी भी लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना जाके। अगर डाई को फेंकाते हैं ना हम, डाई को अगर फेंकते हैं, आपको पता है ये डाई पे 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इवेंट होता है वो ये होता है, इन्हीं में से कोई आएगा। ठीक है, सो पहले वाले के लिए पूछा है हमसे, पहला वाला केस बोला है A3। ठीक है, A3। ठीक है, तो हम मान लेंगे उस इवेंट को, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग आउटकम्स 3। तो 3 तो देखो भाई एक ही बार है ना, तो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितना है इस प्रॉब्लम में? 6। और पहले वाले के लिए 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, यही पूछा है हमसे। सो इसको मैंने, इस इवेंट को मैंने E1 नाम दिया है, और 3 कितनी बार है? एक बार है, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरा 1 है, और टोटल आउटकम्स मेरा क्या है? 6 है। और एक चीज़ नोट करने वाली मैं बताना चाहूँ, फटाफट से नोट कर लेना। क्या है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं किसी भी सैम्पल स्पेस में, जितने भी इवेंट होते हैं, उन सभी इवेंट की सेपरेट अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जैसे 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का निकाला, 5 का निकाला, 4 का निकाला, 6 का निकाला, जितने भी हमारे पास पर्टिकुलर इवेंट होते हैं किसी सैम्पल स्पेस के, अगर उन सभी का पर्टिकुलर आप प्रोबेबिलिटी निकालो और उन सबको ऐड कर दो, जैसे 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली, 2 की निकाली, 3 की निकाली, 4 की निकाली, 5 की निकाली, 6 की निकाली, इन सब की आपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली, और बाद में सबको अगर आप ऐड कर दोगे ना, तो 1 आएगा। 1 ही आएगा, 1 से ना तो बड़ा आएगा ना छोटा आएगा। अगर बड़ा छोटा आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है किसी की एक प्रोबेबिलिटी में, और फिर वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपके पास टोटल इवेंट हो ना, उस इवेंट की पर्टिकुलर इवेंट की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो और फिर ऐड करते हो तो ऑलवेज 1 आएगा।
क्लियर। तो हमसे 3 के लिए पूछा था, 3 इवेंट को मैंने E1 से डोनेट किया और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ऑफ 5 के लिए पूछा है। तो लेट इसको E2 बोल देते हैं, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑफ 5। तो देखो जो इवेंट है मेरे पास डाइस में एक ही बार 5 है, तो फेवरेबल आउटकम्स तो मेरे पास 1 ही है ना, और टोटल आउटकम्स कितना है 6। तो अगर इस इवेंट का भी मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो ये भी कितना आएगा 1/6। क्लियर, ऊपर फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम्स, फॉर्मूला पता ही है आपको। तो ये प्रॉब्लम भी बन गया। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछा है हमसे एन ऑड नंबर है ना। मान लेते हैं कि ये इस इवेंट को मैंने E3 नाम दिया, तो डाइस में ऑड नंबर कौन कौन से, 1 है, 3 है और 5 है ना। 1 3 5 यही ऑड नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ, 1 2 3। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आता है टोटल आउटकम्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, थर्ड वाले का भी हो गया। फोर्थ वाले पे आ जाऊँ। फोर्थ वाले पे क्या बोला, अब प्राइम नंबर डाइस में प्राइम नंबर कौन सा है भाई, इसको मैं E4 बोल देता हूँ। तो प्राइम नंबर मेरे 2 हैं, 3 हैं और 5 हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, 1 2 3। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी E4, फेवरेबल आउटकम्स 3 एंड टोटल आउटकम 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, बन गया आराम से। फिफ्थ पे आ जाओ। पांचवें में बोला अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा कौन कौन सा है, 5 और 6 है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 एंड टोटल आउटकम्स मेरे पास कितना है, 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 5 की, फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये बन गया हमारा आराम से। ठीक है, ये भी बन गया हमारा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये क्वेश्चन CBSE 2012 में पूछा गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सिंपल। कह रहे हैं अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर्स अ मल्टीपल ऑफ 3। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो, जब डाइस आपको एक ही बार फेंकना है, तो जो इवेंट बनेगा ना, टोटल इवेंट यही होगा, इन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, इसे आप सैंपल स्पेस बोलते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में, सैंपल स्पेस, या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट है डाइस का। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने होते हैं, 6 हुए, 1 से लेकर 6 तक है, 6 हुए। पहले वाले पार्ट में क्या हुआ, पहले वाले पार्ट में बोला गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर, इस इवेंट को मैं ई बोल देता हूँ, इवन। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है इसमें, ओनली 2। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है इस क्वेश्चन में, फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो इस इवेंट इवन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, आपको फॉर्मूला पता ही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 1 है एंड टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 हैं। आंसर
सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, अब मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, 3 के टेबल में जो आता हो, तो इस इवेंट को मैंने E2 बोल दिया। 3 का टेबल, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और तो कोई नहीं है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है मेरे पास यहाँ पर, 3 और 6 यानी कि 2। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 2 हैं एंड टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 2 एंड टोटल आउटकम्स 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन CBSE के 2014 में पूछा गया है। जितने भी प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ वो कभी ना कभी पूछा गया है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में CBSE के, और बड़े सिंपल होते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one head? एट लीस्ट 1 हेड, मैंने बोला था इस टाइप की प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, सो देखो आंसर करते हैं। व्हेन 2 coin tossed simultaneously, है ना। अभी मैंने तो जो टोटल सैम्पल स्पेस होते हैं, पहले में या तो हेड आएगा या फिर टेल, दूसरे में या तो हेड आएगा या फिर टेल। सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं, पहले को पोजीशन फिक्स करूँ, एच 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 टी, एच का हो गया, अब टी ले लो, टी एच टी टी। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड, मैं बोल देता हूँ इस इवेंट के नाम E1, और ये बोला एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो हो, एक से आप ज़्यादा भी हेड ले सकते हो। तो कौन कौन से होंगे, एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें, यहाँ तो 2 हेड है। ठीक है, तो मेरे पास चॉइस इसकी आ गई, इसकी आ गई और इसकी आ गई। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 1 2 3, और मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये मेरा टोटल हुआ ना, टोटल सैम्पल स्पेस। तो टोटल आउटकम्स कितना है मेरे पास, 1 2 3 4। तो मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 3, टोटल आउटकम्स कितना है, 4। आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये प्रॉब्लम भी हमने आराम से कर ली है। अब आते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, ये क्वेश्चन CBSE के 2015 में पूछा गया है, 2015 में।